इतिहास हमारा क्या होता है? इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है या एक ऐसी लिखित या कोई प्रमाणिक जानकारी है या बीती हुई कोई ऐसी घटना है जिसका हमारे पास होने का कोई प्रमाण है। तो बीती हुई ऐसी घटना या अतीत में बीती हुई ऐसी घटना जिसके हमारे पास होने के प्रमाण हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी घटना इतिहास में घटी है और उसके घटित होने के हमारे पास सबूत हैं, प्रमाण हैं, तो वो इतिहास कहलाती है। तो दोस्तों, इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने पढ़ने के लिए अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो वो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। और जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसको हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और प्राचीन इतिहास को भी अगेन 3 भागों में बांटा गया है। तो उसको समय के आधार पर बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल है, एक ऐतिहासिक काल है और एक ऐतिहासिक काल है। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसको जो है हम ऐसा कहते हैं कि इसमें जो साक्ष्य मिले हैं वे केवल जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिले, केवल केवल जैसे बर्तन वगैरह या कोई स्तंभ वगैरह मिले हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, कोई बुक वगैरह इसमें नहीं मिली प्रागैतिहासिक काल में। मध्य ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन उसका जो है अभी तक डिकोडिंग नहीं की गई है, उसको पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल जो है उसमें हमारे साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातत्व साक्ष्य भी मिले हैं और हमारी बुक्स वगैरह लिखित प्रमाण भी मिले हैं और वे पढ़े भी गए हैं, डिकोड भी हो गए हैं, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसी को हम पाषाण काल कहते हैं। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसी को हम पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल इसको इसलिए कहा जाता है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो पत्थर की वजह से जो काल है वो हमारे जो 3 भागों में बांटा गया है वो है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो हमारा जो इतिहास है और इतिहास के जो हमारे पिताजी माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, उनको हेरोडोटस बोला जाता है। हेरोडोटस हमारे इतिहास के फादर है, जनक है। और इनकी एक बुक थी हिस्टोरिका, उसकी वजह से ही हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और हिस्टोरिका की वजह से ही इसको इतिहास का फादर माना जाता है। आगे हम चलते हैं। जो इतिहास का जनक है वो हेरोडोटस है। इतिहास का जनक हेरोडोटस है और इसकी बुक है हिस्टोरिका। तो दोस्तों, आग के जो आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में ही आग का जो आविष्कार है हो गया था। और जो हमारे पहिए का आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। और मनुष्य ने घर को बनाना भी नवपाषाण काल में सीख लिया था। नवपाषाण काल में जो है मनुष्य में घर बनाने की प्रवृत्ति आ गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, मनुष्य ने जो सबसे पहला अपना पालतू रखा था, तो कुत्ते को जो है सबसे पहला अपना पेट बनाया था, तो उसे पालतू बनाया था। कुत्ता एक ऐसा पशु है जिसे सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया, अपना पेट बनाया। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हो गया था। तो कृषि का जो आविष्कार हुआ वो नवपाषाण काल में माना जाता है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा पूरा पाषाण काल है उसमें जो मनुष्य की जो जीविका थी या मनुष्य जो खाता था या कार्य करता था वो शिकार करता था। मनुष्य शिकारी हुआ करता था पूरा पाषाण काल में। और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो खोजी गई धातु है वो तांबा है। तांबा जो है मनुष्य ने सबसे पहले खोजा है। और मनुष्य द्वारा जो प्रयोग में लाए जाने वाला सबसे पहला औजार हमारा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी को मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग में लाया था। तो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला औजार है वो कुल्हाड़ी है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है।
और कृषि के जो प्रथम साक्ष्य हैं, और कृषि के प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। और भारतवर्ष शब्द का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो हाथी गुफा से मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष, भारत का जो नाम है उसका जो उल्लेख मिलता है वो हाथी गुफा से मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे जो मनुष्य जो सबसे पहले जो बोई थी फसल, वो बोई थी हमारी गेहूं बोई थी। जो मनुष्य ने जो है सबसे पहले जो मनुष्य ने फसल बोई थी तो वो गेहूं बोई थी, उसके साक्ष्य मिले हैं। और जिन सिक्कों पर जो है लेख नहीं होता और उन पर चिन्ह बने होते हैं और उनको ठीक ठीक तरीके से उनका ज्ञान नहीं किया गया है, उनका कोई भी ज्ञान नहीं है, उन सिक्कों को आहत सिक्के बोलते हैं, आहत सिक्के बोलते हैं। और रोमिला थापर के अनुसार लोहे का जो आविष्कार था वो 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मतलब कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो लोहे का आविष्कार हमारे जो वैदिक सभ्यता में जाकर हुआ था वो भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर कहा जा उससे पहले भारत में जो है लोहे की खोज नहीं हुई थी। आगे हम बात करें, छोटा सा जान लेते हैं किन किन स्रोतों से हमारे जो भारत का इतिहास है या विश्व का इतिहास पता चलता है। तो सबसे पहले जो स्रोत है हमारे पुस्तकें हैं वो वेद हैं। आगे हम इनके बारे में जो चर्चा करेंगे डिटेल से वो वैदिक सभ्यता में करेंगे, लेकिन कुछ धीरे धीरे हम कुछ मोटी मोटी बात आज जान लेते हैं। कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में चर्चा हो जाएगी, कुछ हमारी वैदिक सभ्यता में चर्चा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे आदित्यासिक काल के पार्ट हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं भारत में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वे वेद हैं। और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ये क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और वेदों की संख्या 4 होती है, ये आप सभी भली भांति जानते होंगे। और वेद पहला सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और फिर अथर्ववेद है। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। जो हमारा ऋग्वेद है उसकी 5 शाखाएं होती हैं। जो ऋग्वेद है ये हमारा 5 शाखाओं में बटा हुआ है। और जो देवता सोम का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र किया गया है। ये हमारा मोस्ट क्वेश्चन बनता है। गायत्री मंत्र की जो रचना की थी विश्वामित्र ने की थी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विश्वामित्र ने हमारे जो गायत्री मंत्र है जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। जो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और जो है इसकी जो रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है और ये सावित्री को और सूर्यदेव को समर्पित है। सावित्री और सूर्यदेव को समर्पित है। कौन सा जो है जो गायत्री मंत्र है हमारा ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास और अन्य 10 मंडल में राजाओं के युद्धों का वर्णन किया गया है। युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है और इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और यह युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया। तो ये जो युद्ध था वो परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। तो आगे हम जो इतिहास है इसके बारे में और जान लेते हैं कि किस किस तरीके से इसके स्रोत मिले। अगला जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है हमारा ये गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद और पद, एकमात्र ऐसा वेद जो गद और पद में लिखा गया है वो है यजुर्वेद। इसको याद रखना। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद।
दोनों। और इसमें जो हमारा अगला जो वेद है वो सामवेद है, और ये हमारे भारतीय संगीत का जनक है। जो हमारा जो इसमें सारे के सारे हमारे जो गाए जाने वाले मंत्र हैं, और ये हमारे भारतीय संगीत का जनक है। और सारे गामा पाधा निशा वाले जो शब्द 7 स्वरों का जो उद्गम है वो हमारे सामवेद से ही होता है। और सामवेद में जो है 1549 रचनाएं हैं, और इसमें मात्र 78 ही नई हैं, बाकी सभी की सभी पुरानी हैं। 78 ही इसमें रचनाएं नई जोड़ी गई हैं, बाकी सभी पुरानी इसमें रचनाएं हैं। और इसमें शेष ऋग्वेद से ली गई है, बाकी जितनी भी हैं वे ऋग्वेद से ली गई हैं। और ऋग्वेद से ही सारे जितने भी हमारे वेद हैं इनका उद्गम हुआ है, क्योंकि ऋग्वेद सभी वेदों का जो है उद्गम करता है। आगे हम बात करते हैं अथर्ववेद की, और इसमें जो है तंत्र मंत्र जादू टोना जितना भी है ये सभी वेदों से अलग है। बाकी सभी वेदों में जो है अलग प्रकार की चर्चा है, और इसमें अथर्ववेद में अलग प्रकार की। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया, और ये जो वेद है ये आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद को आधुनिक वेद भी कहा जाता है। और इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह प्रेम का उल्लेख है। इसमें जो है जितने भी टोने टोटके हैं वे सब इसी में आ जाते हैं, अथर्ववेद में आ जाते हैं। अथर्ववेद जो है 2 शाखाएं हैं, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक है पिपलाद और एक है शौनक। एक पिपलाद एक शौनक, 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथर्ववेद को जो है ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। और इसमें बताया गया है कि सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसमें बताया गया है कि जो सभा और समिति हैं वे प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। किस वेद में बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे वेदांग होते हैं वे वेदांकों की कुल संख्या 6 है। वेदों की संख्या 4 थी और वेदांकों की संख्या जो है 6 है। जो हमारे शिक्षा है, ज्योतिष वेदांग है, और व्याकरण है, कल्प है, और निरुक्त और छंद, ये हमारे 6 वेदांग है। और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या जो 18 है, क्वेश्चन पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? वो 108 होती है। इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेदांग हमारे 6, वेद 4 और पुराण 18, और जो हमारे उपनिषद है वे हमारे 108 होते हैं। पुराणों की जो रचना की थी वो लोमहर्ष ने की थी। और जो पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है, और वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये मोस्ट हमारा बन जाता है क्वेश्चन। अगर हम बात करें वर्तमान उपलब्धि, पुराण जो है गुप्त काल के आसपास से है। जो हमारे जो वर्तमान पुराण की जो उपलब्धियां हैं वो हमारे गुप्त काल के जो आसपास से है। विष्णु पुराण जो है का संबंध जो है मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। ये बात पूछ ली जाती है किस वंश का संबंध किस पुराण से है, या किस पुराण का किस वंश से संबंध है। और हमारा जो वायु पुराण है उसका संबंध गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र जिसके रचयिता या लेखक जो हमारे चाणक्य हैं, और 2 अन्य नाम जो है इसके विष्णुगुप्त और कौटिल्य हैं। चाणक्य के जो नाम है 2 विष्णुगुप्त और कौटिल्य है, और इसने जो रचना की थी वो की थी अर्थशास्त्र की। और जो अर्थशास्त्र है हमारा वो हमारे आर्थिक नीति पर आधारित नहीं है। जो इसमें लिखा हुआ कंटेंट है वो राजनीति पे है। देखने में लगता है इसका जो विषय है वो राजनीति विषय है, ना कि अर्थशास्त्र विषय नहीं है। देखकर आप ये बताएंगे कि अर्थशास्त्र है तो अर्थ से संबंधित होगा, धन से संबंधित होगा, वित्त से संबंधित होगा, जबकि ये काय से संबंधित है? अर्थशास्त्र संबंधित है हमारा राजनीति से या पॉलिटी से संबंधित है। अर्थशास्त्र की रचना राजनीति शास्त्र में है, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। तो
ये राजनीति से संबंधित है और मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देता है। जो राजतरंगिणी पुस्तक है जो कल्हण द्वारा लिखी गई थी, राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो कल्हण द्वारा लिखी गई थी, कल्हण द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में जो कश्मीर के राजाओं का इतिहास दिया गया है, कश्मीर के राजाओं के द्वारा जो है जो इतिहास है या कश्मीर के राजाओं का इतिहास है उसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है राजतरंगिणी में, और उसे कल्हण ने लिखा था, कल्हण द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी जो हमारी पाणिनि जी ने लिखी है, अष्टाध्यायी का जो हमारे रचनाकार है, जो हमारे संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए पाणिनि जी ने हमारे लिए अष्टाध्यायी दी है। इसमें 8 अध्याय है और उन अध्याय में कुछ सूत्र हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से व्याकरण को हम उसका जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में या अन्य भाषाओं में समझ सकते हैं। प्राचीनतम जो सबसे प्राचीन जो मनुस्मृति है या स्मृति जो है वो मनुस्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसके लेखक मनु हैं। सबसे प्राचीन इस जो स्मृति है वो मनुस्मृति है और मनुस्मृति के जो रचयिता है वो मनु हैं, ऋषि मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन जब हम जैन धर्म या बौद्ध धर्म पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि जैन धर्म को आगम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जो जैन साहित्य है उसको आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। कल्पसूत्र जो भद्रबाहु ने लिखी थी, भद्रबाहु ने लिखी थी वो पुस्तक जिसका नाम है कल्पसूत्र, उसमें जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दिया गया है। और जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। जो महात्मा बुद्ध है उसकी जो पुनर्जन्म की कहानी है वो जातक कथाएं पुस्तकों में है। और भारत की सबसे प्राचीन नगर, जो भारत का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है वो मोहनजोदाड़ो है और ये इसे मृतकों का टीला कहा गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि किसने इसकी खोज की थी और कौन कौन से इसके संबंधित या इसके समकालीन शहर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में, हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्टार्ट होगा। और असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। जो भारत का एक बंदर एकमात्र कपि जो गिबन है, गिबन नाम का है और वो असम में पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसी में ये फिट कर दिया था। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है तो कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी टाइप जैसे ही कोई टॉपिक क्लियर हो जाता है उसके क्वेश्चंस ले आता हूं और वो रेलवे के या जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसी के लिए सफिशिएंट होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम तैयारी को करते चलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।